हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो वीडियो है आपकी, जो हम इससे पहले हमने जो वीडियो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे किसके 2024 का जो मॉडल पेपर, जो सैम्पल पेपर है आपका, ठीक है, जो 2024 का जो अपलोड हुआ है उसको सॉल्व कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा दिए थे, आज उसी से आगे मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम व्यू से, ठीक है, जो अभी आपके मार्च अप्रैल में, जो मार्च में आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, फरवरी मार्च में जो भी होंगे, तो वहाँ पे इन क्वेश्चनों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इसलिए आपको सैम्पल पेपर दिया जाता है कि आप इससे प्रिपरेशन कीजिए और इसी तरह के पेपर जो आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक हमारे पिछला क्वेश्चन हो गए थे, अब उससे आगे हम करेंगे इसको। तो पिछली वीडियो में जो हमारे ना क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था, ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपका एक क्यूब है, ठीक है, जैसे मान लो एक क्यूब है और क्यूब के अंदर क्या है, कोई चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कोई चार्ज को रखा हुआ है, ठीक। अब वो बोल रहा है कि इसकी जो, अब आपको पता है क्यूब में कितनी सरफेस होती है, कितने फेसेस होते हैं, इसमें 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो हर फेस से कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, यानी विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होगा, पास होगा। तो आपको पता है अगर क्या है, एक क्या है, टोटल 6 सरफेस है ना, तो 6 सरफेस मतलब जो आपका फ्लक्स होगा, आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता ही होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपने गॉस थ्योरम पढ़ी होगी तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब जो है ना ये, अब आपकी 6 सरफेस में ये फ्लक्स क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो नया जो फ्लक्स बनेगा आपका वो कितना बनेगा? नया फ्लक्स जो बनेगा, जो आपका पुराना फ्लक्स था ना, उसको 6 से डिवाइड कर दो, ठीक। आप 6 से जैसे इसको डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये जो आपका 6 से डिवाइड जब होगा तो क्या बनेगा? क्यू की वैल्यू कितनी है, फाइव की वैल्यू कितनी है आपकी? फाइव की वैल्यू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें क्या करो, 1/6 की मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 की, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। यानी जो एक सरफेस जो फ्लक्स पास होगा ना यहाँ से, इसकी एक सरफेस है, वो कितना होगा? 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस जो टोटल आपका गॉस का फॉर्मूला होता है ना, इसको 1/6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 6 सरफेसेस हैं तो 6 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, जो एक फेज से इसका फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रोटॉन है आपका, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। यानी काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, हिंदी में भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों की, ठीक है, प्रोटॉन की भी और इलेक्ट्रॉन की भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है दोनों की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। विच वन हैज स्मॉलर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड वाई? यानी इनमें से प्रोटॉन की वेवलेंथ कम होगी या इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, वो आपको बताना है और उसका रीजन भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ना एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है आपका? आपने यहाँ पे वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने स्कूलों में या कहीं भी पढ़ा होगा इससे। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू किसके टर्म में? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, ठीक है। तो क्या होता था आपका 2 रूट के अंदर 2m k, ठीक है। यहाँ पे k क्या है? काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी, m क्या हो गया? मास हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, और h क्या आपका प्लांक कांस्टेंट हो गया, और लैम्डा क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया, ठीक है, तरंग दैर्ध्य जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? अगर हम इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें, ठीक है, me, तो ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है। और जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है आपका? वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है, एक केजी में है दोनों। तो आपको इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है कि जो लैम्डा होता है आपका 1/√m होता है, ठीक है। क्या होता है? 1/√m। तो जिसका मास क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, और जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इनमें से देखो, दोनों में से किसका मास कम है? तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास 10 की पावर -31 है, तो ये कम है, ठीक है। तो इसका मास अगर कम है तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो होता है 10 की पावर -31 में, तो ये कम है, और जो प्रोटॉन है उसका 10 की पावर -27 है, ठीक है। तो ये वाला मास आपका क्या है? कम है इलेक्ट्रॉन का।
तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर कम है तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटॉन का, यानी जो प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इसलिए उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, प्रोटॉन होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कि एक क्या है आपका म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व हो रहा है आपका। तो किन के बीच हो रहा है अन्योन्य प्रेरकत्व, दो कॉइलों के बीच में हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे हमने मान लो दो कॉइल ले ली, एक कॉइल ये ली, ठीक है, कॉइल मतलब कुंडली, और एक कॉइल ये ली। ठीक है, अभी हमने दो कॉइल ली तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता था, जैसे आप एक कॉइल में अगर करंट देते हो तो इससे क्या होता था, जो फ्लक्स बनता था वो दूसरी कॉइल से भी लिंक करता था। ठीक है, जिसके कारण इसमें भी क्या होती है, करंट इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, यानी करंट उत्पन्न हो जाती है अपने आप ही। अगर यहाँ तो आपने बैटरी से करंट दी है मान लो, है ना, तो यहाँ पे क्या होती है, बिना बैटरी के करंट इसमें भी करंट आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हमने इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया, सेपरेशन बिटवीन द कॉइल इज इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, ये बढ़ा दी, मान लो एक कॉइल आपने यहाँ रख दी और एक कॉइल आपने इतनी दूर रख दी, तो किस में म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ाने पे ना, ये डिस्टेंस बढ़ाने पे म्यूचुअल इंडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि जितना पास ये दोनों कॉइल होंगे ना, ये दोनों कॉइल जो है जितना पास होंगे उतना ज़्यादा इससे फ्लक्स इसमें शिफ्ट होगा और उतना ज़्यादा उसमें करंट उत्पन्न होगा आपका। ठीक है, यानी इंड्यूस होगा। तो पहला जो आंसर होगा आपका, तो पहले वाला जो होगा कि सेपरेशन अगर आपने इंक्रीज करा तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा आपका, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ईच कॉइल इज इंक्रीज। अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, जैसे मान लो पहले इस ये टर्न्स थे इसमें, ठीक है, मान लो इसमें कितने थे, सॉरी एक और बना लेते हैं, 1 2 3 4, 4 टर्न्स थे, 1 2 3 4। अब आपने इनमें ज़्यादा टर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टर्न्स बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्न कर दिए। पहले 4 थे, अब 7 कर दिए। तो इससे म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ता है। नंबर ऑफ टर्न से क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, बढ़ता है। जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ टर्न होंगे म्यूचुअल इंडक्शन उतना ज़्यादा होगा। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हो कि पहले वाले का तो मैंने आपको बता दिया कि आप जैसी सेपरेशन को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दी सेकेंडरी कॉइल डिक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला ये है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे ना, अगर आप देखो इस फॉर्मूले को, है ना, तो अगर आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो जैसे जैसे यहाँ पे n और n2 की वैल्यू आप बढ़ाओगे ना, तो इससे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा आपका, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n और n2 पे। इस फॉर्मूले से आपको पता लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे तो आपका म्यूचुअल इंडक्शन भी बढ़ जाएगा। और तीसरा पॉइंट भी आप याद रख सकते हो, वैसे तीसरा पॉइंट उसने पूछा नहीं है, कि म्यूचुअल इंडक्शन ना म्यू आर के, है ना, म्यू आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। यानी ये होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो आपने ये दो कॉइल ली थी, ठीक है, जैसे आपने ये दो कॉइल ली थी, तो अगर आपने इन दोनों कॉइलों के बीच में क्या रख दिया, कोई मटेरियल रख दिया, है ना, कोई मटेरियल रख दिया, तो उससे भी क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ जाता है। मटेरियल मतलब जैसे आपने कोई आयरन पीस रख दिया, है ना, तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब इसके थ्रू क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा पास हो जाता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, इसके अंदर से ज़्यादा इस कॉइल से इस कॉइल में चले जाता है। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, ये अपने अंदर से जो फ्लक्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉइल से दूसरी कॉइल में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपका क्या होता है, आपका म्यूचुअल इंडक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हो, इंग्लिश में भी है यहाँ पे, ठीक है, और हिंदी में भी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप क्या सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ज़रूरत होगी तो इसमें जो 9th क्वेश्चन है आपका, 9th क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है आपका, समांतर पट्ट संधारित्र है, यानी कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। मान लो दो प्लेट है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। ठीक है, पैरेलल प्लेट, एक प्लस होगी और एक माइनस होगी। ठीक है, और अगर हमने इनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी इनकी बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया गया, d/2 कर दिया, क्या कितना कर दिया, d/2 कर दिया। ठीक, तो इसकी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इसका जो कैपेसिटेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें निकालना है। यानी पहले डी था तो उस समय कैपेसिटेंस कितना था, जब डी होगा
तो इसका उस समय इसका जो टोटल कैपेसिटेंस होगा C इक्वल टू हम ले लेते हैं जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, अब हमने क्या करा, उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो नया जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, तो कर देते हैं यहाँ पे हाफ, तो एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, और D को हाफ कर दिया यानी D/2 कर दिया, इसको कर दिया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये बन जाएगा। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो आपको क्या दिख रहा है कि जो नया C डैश है वो आपको 2 यानी ये वाला 2, और इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस पूरे को मैं ये C लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो फॉर्मूला वही तो है C का, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, है ना। तो इस पूरे को मैंने लिख दिया C। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि जो नया कैपेसिटेंस होगा आपका C डैश वो पुराने वाले का क्या हो जाएगा, डबल। यानी जैसे ही आप डिस्टेंस हाफ करते हो ना तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके भी दिखा दिया कैसे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको यहाँ पे, एक मिनट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल है आपका, जो 10th क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दे रखा है कि प्रिज्म एंगल दे रखा है, यानी एंगल ए दे रखा है आपको। कितना, प्रिज्म एंगल को हम एंगल ए से शो करते हैं 60 डिग्री। ठीक है, एक मिनट, कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और आपको क्या है, डेविएशन एंगल दे रखा है, यानी डेविएशन एंगल को हम किससे शो करते हैं, लैम्डा एम से। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, n इक्वल टू साइन ए प्लस लैम्डा एम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लैम्डा एम अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो आप, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। ठीक है, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 60, और इसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा एम की 30, है ना, 30 थी। तो अपॉन अपॉन हो जाएगा पूरे के, और ये कितना हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी थी, 60 अपॉन 2। ठीक है, एक मिनट ज़रा, मैंने ना यहाँ पे a प्लस लैम्डा अपॉन 2 होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके डिवाइड में भी 2 होता है, तो यहाँ पे भी इसके डिवाइड में भी 2 लिखना था। ठीक है, तो इसके डिवाइड में भी कितना लिख दो, 2 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 होता है आपका, ये याद रखना, a प्लस लैम्डा अपॉन 2 और साइन a बाई 2 ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो देखो 60 प्लस 30 अपॉन 2 कितना हो गया, साइन 45 बन जाएगा, यानी 90 अपॉन 2 यानी 45 बन जाएगा। और नीचे कितना बनेगा, साइन 30, कितना बनेगा, साइन 30। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू आप रख दो। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी कितनी, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 होती है। ठीक है, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन 2, कितनी होगी, 1 अपॉन 2। ठीक, अब जब आप इसे काटोगे तो यहाँ से देखो रूट 2 से जो 2 कटेगा, रूट 2 से ये 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन 2, तो कट के ना रूट 2 बचेगा आपका, कितना बचेगा, रूट 2। ठीक, और जिसको हम कितना लिख सकते हैं, 1.41, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो आपका इसने अथवा में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या बताना है, देखो इस तरीके से नए क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले इस तरीके से बहुत कम आता है उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम में, मैंने देखा नहीं इस तरह का क्वेश्चन। तो ये देखो नया क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, इसलिए ये सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे भी अपलोड किया गया कि इस तरीके की भी आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो वहाँ पे आपको देखना है, चेक करना है कि फोकल लेंथ और एपरेचर, डायमीटर ऑफ एपरेचर किसका, 4 लेंस, 4 लेंसों के लिए ये वैल्यू दी है। ठीक है, 4 लेंस की वैल्यू दी है। आपको चेक करना है किसके लिए, विच ऑफ द गिवन 4 लेंसेज शुड बी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक बोलते हैं, और आईपीस यानी नेत्रिका। अगर आपको क्या बनाना है, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाना है यानी खगोलीय दूरदर्शी बनाना है, तो आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस, दो लेंस होते हैं इसमें, मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा। दो लेंस होते हैं इसमें, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस लेंस होता है, ठीक है। तो उनके लिए फोकल लेंथ आपको सेलेक्ट करनी है और लेंस का अपर्चर आपको चेक करना है कि कितना रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको अगर इसका डायरेक्ट आंसर बताऊं तो फोकस हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए वो हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, और एपरेचर जो है वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इनमें फोकस क्या है, सबसे ज़्यादा 100 ही है, और 100 के साथ जो एपरेचर है मिनिमम 100 के, देखो मैक्सिमम वाले में दो हैं, 100। अब 100 में से कौन सा वाला ले हम, दोनों 100 में से, तो एक में 10 सेंटीमीटर एपरेचर है, एक में 5, तो आपको मैंने बताया मिनिमम वाला आपको लेना है, तो 5 वाला लेना है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या है मैक्सिमम एपरेचर है और मैक्सिमम फोकस है, फोकल लेंथ है, और एपरेचर क्या है, मिनिमम। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ इसका। तो इस तरीके से आपका एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है वो इस तरीके से होता है अंदर से, ठीक है। तो इसमें दो लेंस होते हैं आपके, आपने पढ़ा भी होगा, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आईपीस लेंस, ठीक है। हिंदी में मैंने आपको बताया था अभिदृश्यक और नेत्रिका, तो इसको अभिदृश्यक बोलते हैं, इसे नेत्रिका बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इनमें से अब इन दोनों के लिए आपको फोकस बताना था और क्या बताना था, एपरेचर बताना था। तो फोकस आपका मैक्सिमम होना चाहिए, यानी फोकस जो होना चाहिए आपका मैक्सिमम होना चाहिए, और एपरेचर क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मेरा वहाँ पे बी ऑप्शन जो था वो सही हो गया था। तो इस तरीके से जो पहला वाला ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा होता है आपका, और जो आई लेंस होता है वो आई पीस होता है वो छोटा होता है, ठीक है, साइज में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको इसकी टोटल फोकल लेंथ निकालनी है, टोटल अगर इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो दोनों फोकल लेंथ FO और FE की वैल्यू को आप ऐड कर देना, यानी कितना था वो 100 + 5, तो कितना आ गया 105 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, टोटल लेंथ इनके बीच की, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास 11th जो क्वेश्चन है वो पूरा थ्योरेटिकल है ना। 11th का जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है, यानी आपको यहाँ पे बोर जो एटॉमिक मॉडल था ना आपका, बोर का जो परमाणु सिद्धांत आपका, उसकी लिमिटेशन लिखनी है। लिमिटेशन मतलब उसकी क्या सीमाएं जो हैं वो लिखनी है आपको, ठीक है। और दूसरे वाले में आपको बोर रेडियस क्या होती है उसके बारे में समझाना है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है वो बतानी है, ठीक है। और जो 12th क्वेश्चन है उसमें भी आपको क्या ट्रांसफार्मर के बारे में बताना है, कि अगर हमने देखो ट्रांसफार्मर कैसा होता है आपका, ट्रांसफार्मर आपने इस तरीके से देखा होगा, ठीक है। तो उसमें ना हम कोई भी कनेक्शन नहीं करते, जैसे यहाँ से यहाँ दो कॉइल होती है, उसमें भी एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है, ठीक है। जहाँ से हम करंट देते हैं, है ना, जहाँ से हम करंट देते हैं वो हमारी प्राइमरी होती है, और जहाँ से हम एक तरीके से वोल्टेज या करंट लेते हैं वह हमारी सेकेंडरी हो जाती है। तो इनके बीच में हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं होता। अगर आप देखो तो यहाँ हम करंट देंगे, इधर कोई भी कनेक्शन नहीं होता, तो कैसे यहाँ से करंट वहाँ चले जाती है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये वही है जो अभी मैंने म्यूचुअल इंडक्शन आपको बताया था कॉइल वाला, कि हम यहाँ अगर करंट देते हैं तो इससे आपका इधर क्या हो जाता था, अपनी यहाँ भी करंट उत्पन्न हो जाता था। वो किसके कारण होता था, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, ठीक है। तो वही आपको इसमें समझाना है। तो इन दोनों के आंसर मैं आपको अभी पीछे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, ये हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या क्या लिमिटेशन थी उसकी। क्योंकि बोर ने क्या करा था, जो रदरफोर्ड का मॉडल था ना उसको क्या करा था, एक तरीके से उसमें जो भी ड्रॉबैक रह गई थी उनको सही करा था, ठीक है। तो उसने अपना एक मॉडल दिया था, उस मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई थी, जैसे बोर एटॉमिक मॉडल फेल्ड हो गया था। एक्सप्लेन दी एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यानी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करने में क्या हो गया था, फेल हो गया था। अब किन एटम्स का, हाइड्रोजन के अलावा जो थे, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, जो कि एटॉमिक मॉडल था ना किसका, बोर का, वो केवल हाइड्रोजन जैसे ही जो एटम थे उनमें एप्लीकेबल हुआ, ठीक है, यानी जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है केवल। अब एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है, जैसे हाइड्रोजन में हो गया, है ना, हीलियम प्लस में हो गया, इसमें एप्लीकेबल हुआ, लिथियम 2+ में, इन सब में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो केवल ये जो मॉडल था इन्हीं में एप्लीकेबल हुआ, बाकियों में एप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक। दूसरा है कि बोर
मॉडल कुड नॉट गिव बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी ये अच्छे से भी नहीं समझा पाया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, ठीक है। क्योंकि जब इसके स्पेक्ट्रम, मान लो कोई स्पेक्ट्रम था, मतलब स्पेक्ट्रम लाइन इस तरीके से बन रही थी, तो यहाँ पे जब अच्छे माइक्रोस्कोप, मतलब अच्छे उससे डिवाइस से देखा गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या थी, जो लाइंस थी ना आपकी, जैसे लाइन, आपको लाइन स्पेक्ट्रम उसमें उसने बताया था कि लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है। मगर जब उसको अच्छे इक्विपमेंट से देखा गया, ठीक है, तो वो जो लाइन थी ना, वो बहुत छोटी पतली पतली लाइनों से मिलकर बना था इस तरीके से। यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं फाइन स्ट्रक्चर को नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि इतनी सारी लाइनें क्यों बन रही है उसमें एक साथ, एक जगह पे इतनी सारी लाइनें क्यों आ रही है। जबकि उसने क्या बताया था, लाइन स्पेक्ट्रम की एक लाइन दूसरी लाइन इस तरीके से बनेगी, जबकि ये एक लाइन भी ना बहुत सारी लाइनों से क्या होती थी, मिलके बनी हुई थी, ठीक है। तो इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अगला, जी मैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट जो है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब ये जी मैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रम लाइन थी ना, ये आपकी, ये जो स्पेक्ट्रम लाइन थी, इन पे जब आपका यहाँ पे मैग्नेटिक, एक मिनट, ठीक है, ये जो आपकी, एक मिनट है, ये जो आपकी स्पेक्ट्रम लाइन थी ना, इनमें जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जैसे एन और एस, ठीक है, तो इससे क्या हो गई, ये स्प्लिट हो गई, यानी एक तरीके से बिखर जाती हैं, इधर उधर बिखर जाती हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं हम जी मैन इफेक्ट। और अगर यहीं पे हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, प्लस माइनस हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो इससे भी क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग मतलब डिवाइड हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेक्ट्रम लाइन के सामने लेके आ रहे हैं तो स्प्लिट हो जा रही है। तो इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आपका, ठीक है, कौन, बोर, ठीक। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम, यानी एबिलिटी, जो एटम की एबिलिटी है कि फॉर्म मॉलिक्यूल और बाय केमिकल बॉन्ड, यानी मॉलिक्यूल कैसे बनाया, ये जो एटम है ये मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक। तो ये इसकी ड्रॉबैक रह गई थी आपकी, किसकी, बोर की, बोर एटॉमिक मॉडल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था आपका, इसको मैंने देखो हिंदी में भी आपको यहाँ पे इसको, मतलब इसका जो नोट्स हैं वो दिए हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर उनको इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि एक पूछा था बोर रेडियस। बोर रेडियस क्या होती है, ठीक है। तो एक तरीके की डिस्टेंस होती है, किसकी डिस्टेंस होती है, जैसे मान लो ये आपका एटम हो गया, तो एटम में किसके बीच की डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, आपको पता है। मान लो, एक मिनट, एटम अलग से बना देता हूँ मैं, ठीक है। मान लो ये आपका कोई एटम हो गया इतना बड़ा, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया एन, और मान लो ये कोई ऑर्बिट है इसके अंदर जहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है। तो इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के जो बीच की डिस्टेंस जो होती है ना, ये जो डिस्टेंस होती है, एक मिनट, ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को क्या बोलते हैं, बोर रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी पूछी है, तो इसकी वैल्यू जो है इतनी होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, 5.2917 और इंटू 10⁻⁻11 मीटर। इतना आपको याद रखना, आप सीधा 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर याद रख सकते हो, ठीक है। इतनी इसकी वैल्यू होती है, किसकी, बोर रेडियस की, ठीक। इसको मैंने हिंदी में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका ले सकते हो, ठीक है। तो अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे क्या है आपका, जैसे मान लो कोई आपका ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से बनाते हैं हम ट्रांसफार्मर को, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं, इस तरीके से हम कोई ट्रांसफार्मर बनाते हैं, है ना, इस तरीके से। और यहाँ से इसमें प्राइमरी कॉइल होती है और इधर इसकी सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल वो जहाँ से हम इसको एसी करंट देते हैं, मानो हम यहाँ से एसी करंट दे रहे हैं, और सेकेंडरी कॉइल वो जहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे कोई डिवाइस चलाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, इससे हम ये बल्ब जला रहे हैं। तो ये बल्ब, मतलब आपने देखा होगा कि यहाँ से हमने कोई कनेक्शन नहीं कर रखा है इसमें, यहाँ से यहाँ, तब भी क्या हो रहे हैं, इसमें बल्ब जलने लग जाएगा, या इसको सप्लाई, आउटपुट में हमें सप्लाई मिल जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। किसके कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। अब म्यूचुअल इंडक्शन कैसे वर्क करता है, यहाँ पे जैसे आप यहाँ से एसी करंट देते हो ना, तो यहाँ पे एसी करंट चलती है आपकी, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, अपना एक
क्या बनाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी यहाँ पे ऐसे, है ना। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस सेकेंडरी कॉइल से यहाँ पे टच होगा। और जब आपको पता है फ्राडे का, आपने म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल फ्राडे लॉ पढ़ा होगा, तो आप उसने एक फॉर्मूला दिया था, फ्राडे ने एक फॉर्मूला दिया था कि E = -d∅/dt। ठीक है, यानी जैसे जैसे फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो आपकी EMF भी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट जो होता है आपका, वो फ्लक्स में परिवर्तन करता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन के करने के कारण क्या होता है, यहाँ पे भी EMF उत्पन्न हो जाती है आपकी सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल में जैसी EMF उत्पन्न होती है तो उससे क्या होता है, आपको आउटपुट में करंट मिल जाती है। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका। तो ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 13 क्वेश्चन, कि एन टाइप और पी टाइप जो अर्धचालक होता है, ठीक है, यानी आपके जो एन टाइप पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, एन टाइप्स पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, हाउ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इन एन टाइप और पी टाइप, यानी जो आपके कौन से नैज अर्धचालक होते हैं ना, ठीक है, जिनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उनको एन टाइप और पी टाइप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एन टाइप और पी टाइप किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद हम जो अगले क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसका जो सॉल्यूशन है वो लेके आया हूँ यहाँ पे। तो आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, उनको अगर हमें पी टाइप और एन टाइप बनाना है तो उसके लिए हमें उसके अंदर करनी होती है डोपिंग। डोपिंग मतलब अशुद्धियाँ मिलानी होती है। ठीक है, अब हम अशुद्धियाँ किस तरीके से मिला सकते हैं, अब अशुद्धियाँ भी हम यहाँ पे दो तरीके से मिला सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से मिला सकते हैं, देखिए एक मिनट। अब यहाँ पे देखो पी टाइप अगर आपको बनाना है, क्या बनाना है, अगर आपको पी टाइप बनाना है तो पी टाइप बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पी टाइप बनाने के लिए जो भी आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे मान लो हमने सिलिकॉन लिया है, तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर आपने अगर पढ़ा होगा तो इस तरीके से होता है, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है ऐसे अपने साइड। ठीक है, 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें ना तीन इलेक्ट्रॉन वाली यानी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज, यानी जैसे एल्यूमिनियम, बोरोन, जिनके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपने एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा तो कैसा होता है, 13 होता है ना, तो 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी 3, इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है। तो जब आप इसमें ये मिलाओगे ना, तो एक Al यहाँ बॉन्ड बना लेगा, एक Al यहाँ बॉन्ड बना लेगा, एक Al यहाँ बॉन्ड बना देगा, तो ये वाला आपका खाली रह जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब ये जैसे खाली रह जाएगा तो यहाँ पे बन जाएंगे होल्स। क्या बन जाएंगे, होल्स क्रिएट हो जाते हैं आपके। ठीक है, अब ये होल्स क्या करते हैं, इन होल्स के कारण ही यहाँ पे क्या होती है, करंट फ्लो होती है। क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो इस तरीके से आप पी टाइप सेमीकंडक्टर इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, और जब आपको मान लो क्या बनाना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो जब आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आप क्या करोगे, जो सिलिकॉन है, जैसे मान लो सिलिकॉन है ना, ये 4 बॉन्ड बनाएगा इस तरह के, तो इसमें पेंटावैलेंट वाले बनाने हैं, पेंटावैलेंट वाली इंप्योरिटीज मिलानी है आपको। ठीक है, जैसे आपने आर्सेनिक, फॉस्फोरस मिला दिया, तो ये क्या होंगे, अब जैसे आपने 5 आर्सेनिक ले लिए, तो 5 आर्सेनिक तो इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, है ना, जो इसके आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। एक आर्सेनिक का जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे खाली रह जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिना बॉन्ड के रहेगा तो ये यहाँ पे मूव करेगा, और जब ये इस मटेरियल के अंदर ये मूव करेगा यहाँ पे, तो उसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो होगी आपकी। ठीक है, क्या होगी, करंट फ्लो होगी। इस तरीके से ये क्या होता है, कंडक्टर बन जाता है, यानी इसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाती है, यानी एक तरीके का कंडक्टर यानी चालक बन जाता है आपका। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में भी इसके नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13 तक ही हमारा कंप्लीट हो गया। तो 14 से आगे जो है ना हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, जो भी 14 से आगे जितने भी क्वेश्चन हमारे रह गए हैं ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में उसके जो भी सॉल्यूशन होगा या कोई भी दिक्कत होगी उसमें आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये पेपर सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, इससे आपको पेपर की जब तैयारी करोगे उससे बहुत हेल्प मिलेगी, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जैसे चेंज होंगे, नए तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस भी आपको रखनी है अगर अच्छे मार्क्स आपको लेके आने हैं।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।